नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। डॉक्टर संजय जी, स्वागत है आपका और चर्चा करेंगे बिहार की बात में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा की। देखिए, आज 26 फरवरी है। 20 फरवरी को तेजस्वी यादव बिहार की जन विश्वास यात्रा पर निकले और हम देख रहे हैं कि उन्हें समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। रात के 2 बजे तक लोग उनकी यात्रा का इंतजार कर रहे होते हैं और तेजस्वी यादव में भी हम कई प्रकार के परिवर्तन देख रहे हैं। पिता की तरह कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं, कोई जात पात की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और अपने को यह सिद्ध करने में लगे हैं कि जो देखिए, मैं हूं तेजस्वी यादव, हूं मैन ऑफ नौकरी, हूं मैन ऑफ रोजगार, हूं और जिस तरीके से बिहार में सरकार बदली गई, नुकसान मेरा कम हुआ है, आप बेरोजगारों का अधिक हुआ है। और जिस तरीके का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, फिर 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली है। बड़ी रैली की संभावना है। इसके पहले 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तेजस्वी यादव को मिलता जन समर्थन, क्या आपको यह लगने लगा है या यह इस बात का संकेत है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में 40 सीटें जो बीजेपी कह रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं 40 में 40 हम ही जीतेंगे? क्या जिस तरीके से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, बीजेपी, जेडीयू और इनके साथ तमाम सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी, मुकेश सहनी, पता नहीं वे भी आ जाए, क्या इतना निष्कंटक है? 40 में 40 जीत लेंगे या बिहार में लड़ाई होगी? तेजस्वी यादव ने लड़ाई का माहौल बना दिया है, क्योंकि देखिए, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, बार बार सरकार के पलटने से भी लोगों के बीच नकारात्मक छवि बनती जा रही है। संजय जी, आपकी राय? देखिए, एक चीज को तो मानना होगा, जिस तरह की जी। भीड़ तेजस्वी जी की सभाओं में आ रही है, तो रात ये के 2 अब बजे सीधे कमिटमेंट की बात ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई जी, कि जो मैंने जी। कमिटमेंट किया हमने उसको पूरा करके दिखाया। न ये कास्ट लाइन पर कोई बात कर रहे हैं, न अपने पिता की तरह सेकुलरिज्म पर बात कर रहे हैं। जी। इन्होंने कहा कि भाई अब वो तो हो गया, जो सोशल रिफॉर्म्स की बात थी, सेकुलरिज्म की बात थी, अब चीजें आगे बढ़ गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर चीजें आ गई। आपने कई सभाओं में सुना होगा कि इन्होंने कहा था जी। कि आर्थिक सुधार की अब जरूरत है और आर्थिक सुधार को अमली जामा पहनाने के लिए मैं नौकरी का जो वादा किया था उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने गिना दिया जी। कि कितनी नौकरियां हमने किस विभाग में दी। और देख लीजिए कि फाइनेंस अलाउ नहीं करता था, हमारे पास बजाबते जो सिद्धार्थ जी हैं इनको भेजा गया समझाने के लिए। और जब मैंने कहा कि मैं तो वादा किया जी। हूं, हम नौकरी देंगे नौजवानों को, मैंने नौकरी दी, लेकिन 17 महीने में ही हमें किनारे कर दिया। तो क्या आप इस आर्थिक सुधार के पक्षधर नहीं हैं? क्या नौजवानों को नौकरी नहीं चाहिए? जी। डिस्कोर्स में जब तेजस्वी जी ने इन चीजों को लाया, जब कहा जाता था ना कि इनकी बिल्कुल। सभाओं में केवल मुस्लिम यादव की भीड़ होती है, लेकिन जो लोग भी इनकी सभाओं को कवर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इनकी सभाओं में जी। अब ये समीकरण से इतर सारे लोगों की भागीदारी हो रही है। अगर तेजस्वी जी माई और बाप की बात कर रहे हैं जी। तो वो दिख रहा है कि बहुजन है वहां, वहां पर महिलाएं हैं जिनको की नौकरी मिली है और नौकरी की उम्मीद है। अब जी। कल्पना कीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। छठे चरण की बहाली शिक्षकों की, उस समय एनडीए की सरकार थी, मतलब नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी थे। 40,000 शिक्षकों की नौकरी के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ा था, तब भी जी। चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। अगर 17 महीने में 2 लाख 3 लाख नौकरियां मिली, 4 लाख का ये दावा कर रहे हैं कि 4 लाख हमने नौकरी दी, तो टाइम फ्रेम तो बहुत कम रहा जी। और चीजों को करके दिखाया। और उन्होंने कहा कि कहां से फाइनेंस परमिट कर दिया। तो तेजस्वी जी अपने मंचों से इस डिस्कोर्स को
लोगों के बीच में तो जरूर ला दिया है कि अगर आपको चाहिए नौकरी, अगर आपको बेहतर बिहार चाहिए, तो अब एक थके हुए व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं से सेचुरेशन की स्थिति में है। होता है ना, कभी कभी व्यक्ति सेचुरेटेड हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी अब आपकी बेहतरी के बारे में सोचना बंद कर दिए हैं। हमने न कमिट किया बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके हमने दिखाया। तेजस्वी जी की ये बात लोगों को कनेक्ट कर रही है और ये कनेक्शन का ही परिणाम है कि जो उलट पलट हुआ, जिस तरह से एक नाराजगी नीतीश कुमार जी के प्रति थी, जो उनके समर्थक लोग भी हैं, उनके गले से भी चीजें नीचे नहीं उतर रही है कि जो नीतीश कुमार जी क्राइम की बात करते थे, करप्शन की बात करते, कम्युनलिज्म की बात करते थे, आखिर नीतीश कुमार जी के पाले में जाकर के जो लोग बैठे, उनका बैकग्राउंड क्या था? आरजेडी से ही जो तीन लोग आकर के बैठे, तो उनका बैकग्राउंड क्या था? तो कहने की बात कुछ और है, करने की बात कुछ और होती है। दूसरी चीज, ये नौजवान लड़का ने जो चीजों को कहा उस पर अमल किया, काम किया, नौकरियां बांटी जाने लगी। स्वाभाविक है भाई कि जिसके डिपार्टमेंट होंगे, जो गठबंधन में होंगे। एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं, अगर 243 का विधानसभा बिहार में है, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी को तो 43 ही सीटें मिली ना। तो 43 सीट वाली पार्टी अगर दावा करती है कि हमें सारा क्रेडिट मिलना चाहिए, फिर 80 वाली पार्टी, 79 वाली पार्टी अगर दावा करती है कि ये क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? जनता भी तो जज करती है कि अगर उनकी पार्टी अगर दावा करती है कि हमने नैरेटिव बनाया 2020 में कि हम नौकरी देंगे, और जब हम नौकरी देना शुरू किए तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ, गठबंधन बदल लिए और किसी और गठबंधन में चले गए। ये बात तेजस्वी जी की एग्जीक्यूट जो करने की बात है, ये लोगों को अपील कर रही है। और मंच से उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव से अब आगे चीजें बढ़ गई हैं, अब हम आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, और आर्थिक न्याय और नौजवानों की नौकरी, ये हमारी प्राथमिकता होगी। ये नैरेटिव उन्होंने 2020 में भी बनाया और इस बार भी जो बनाया, तो लोग सुन रहे हैं। क्योंकि नौजवानों को अपेक्षा तो है, बिहार सबसे युवा प्रदेश तो है, इससे कौन इनकार कर सकता है। तो नौजवानों को ये उम्मीद तो थी, और इस बात को लेकर के तेजस्वी जी ने विधानसभा से लेकर के मंचों तक जो बड़ी साफगोई से चीजों को स्पष्ट किया कि हमें तो समझाया गया था कि क्या वित्त इसके लिए इजाजत देती है जो आप वादा कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। जिन शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए किया गया, आखिर वो नौकरी कैसे मिली? कैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसकी इजाजत दी? कैसे कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी? कैसे नियुक्तियां निकलने लगी? कैसे भर्तियां हो गई? कैसे वो एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार जो है वो नौकरी के माध्यम से खुशहाल हो गया या उस तरफ बढ़ा? ये बात लोगों को अपील कर रही है। और शायद जो आप कह रहे हैं कि इनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है, अब वो भीड़ माई समीकरण की भीड़ नहीं है, वो भीड़ जो है A to Z की भीड़ है। और A to Z की भीड़ अब दिख रही है, लोग उनसे बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं तो कि वो संजय भीड़ जी, A to आपने Z तो की देखिए भीड़ है। कई रैलियां और कई यात्राएं लालू यादव की भी देखी है, हमने भी देखी है। और लालू यादव जिस तरीके से लोगों को टारगेट करते थे, या फिर उनके भाषण के बाद जिस तरीके का सामाजिक संघर्ष, जातीय संघर्ष दिखता था, मैंने भी देखा है। गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, सड़क बन जाएगा तो क्या होगा, सेठ जी की गाड़ी चलेगी, तुम्हारा भैंस मर जाएगा। लेकिन इससे आगे तेजस्वी यादव निकलते दिख रहे हैं। और आपने भी देखा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव में बिल्कुल साफ परिवर्तन है। तेजस्वी यादव कोई सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई इस बार हम देख रहे हैं मठ मंदिर मस्जिद की बात भी नहीं कर रहे हैं। यह भी नहीं बात कर रहे हैं कि ये भूमियार, अब तो कह रहे हैं बाप, बहुजन, अगरा, आधी आबादी, कुंवर। तो लालू यादव से आगे निकलते आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब राजनीतिक जो क्षितिज है, जो आसमान है, उसमें आपको लगता है। देखिए, सफलता और विफलता, यह तो जब आप लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव का परिदृश्य अलग होगा, विधानसभा चुनाव का परिदृश्य अलग होगा। लेकिन तेजस्वी यादव में चेंजेज आपने महसूस किया? अब बिल्कुल महसूस किया। देखिए, चुनाव में जीत और हार
विधायकों की संख्या और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या एक पार्ट है और अपने को जी लीडर के रूप में स्थापित करना एक अलग पार्ट है। तो तेजस्वी ने अपने को एक लीडर के तौर पर तो अपने को स्थापित कर दिया और स्थापित जो किया तो कोई एक जो ट्रैकलाइन जो आरजेडी का था, जो लोग मान करके चलते थे, हम लोग भी इसकी व्याख्या करते थे, इसका विश्लेषण करते थे कि इसी लाइन पर आरजेडी अपना स्टैंड लेगी और स्टैंड पर जी वो अपना लोगों को कनेक्ट करेगी, भाषण देगी। तेजस्वी ने एक जगह भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार जी अगर चाहता है कि हमें आर्थिक ताकत मिले, हम्म हमारे नौजवानों को नौकरी मिले, तो अगर आप हमें ये तय जी आपको करना है कि हमें आप मौका देंगे कि नहीं देंगे, हम्म लेकिन अगर हमें आप मौका देंगे तो हम अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। हम्म और इसलिए इस बात में थोड़ा दम दिखता है कि शायद ये 17 महीने का मौका तेजस्वी जी को नहीं मिलता जी और ये बात वो करके नहीं दिखाते तो बिल्कुल शायद मंच के भाषण जो थे वो भाषण ही रह जाते। उन्होंने चूंकि कर करके हम्म दिखाया, इसलिए लोगों को अब इन पर भरोसा हो रहा है। तो ठीक आप कह रहे हैं कि कोई जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी, धार्मिक गोलबंदी, सामाजिक गोलबंदी जी की बात न कर करके आर्थिक विकास की बात, नौकरी की बात, रोजगार की बात, बिहार की बेहतरी की बात, इनके हम्म मन से मैं हर भाषणों में मैं जब सुन रहा हूं तो ये आदमी पूरे विजन के साथ इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि जैसे ही तेजस्वी मंच से अपनी बात बोलते हैं, अगले दिन जो प्रतिक्रिया आती जी है, जो इनकी विरोधी पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों की जो प्रतिक्रिया आती है, देखते हैं कि कोई बिल्कुल तेजस्वी जी उस पर अपना रिएक्शन नहीं हम्म व्यक्त करते हैं। अगला दिन फिर मंच का जो भाषण होता है हम्म उसमें उन्हीं कमिटमेंट को दोहराते हैं कि क्या बिहार के नौजवान को नौकरी नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, क्या आपके बेहतर भविष्य की कल्पना हम नहीं करें, क्या किसानों के लिए हम नहीं सोचें? जी अगर नहीं कहते हैं तो ठीक है, आप तय कर लीजिएगा, हम्म लेकिन अगर हम इन बिंदुओं पर सोच रहे हैं तो ये सवाल क्या आपके नहीं है? और एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि सत्ता में हम जी हैं या सत्ता से हम बाहर कर दिए गए, उसके कारण क्या है और हम इसका प्रतिशोध लेंगे, बदला लेंगे। जी उन्होंने कहा कि ठीक है, मौका मिला तो हमने किया, हम्म आगे भी आप मौका देंगे तो हम कर करके दिखाएंगे। जी तो तेजस्वी जी की संजीदगी, हम्म तेजस्वी जी का कोई प्रतिक्रियात्मक भाषण नहीं। और हम लोग पिछली बार भी बात किए थे कि हाउस में जी भी कोई रिएक्शनरी बात तेजस्वी जी नहीं कह गए थे। उन्होंने तो बिल्कुल नीतीश कुमार जी को दशरथ हम्म तक की उपाधि दे दी थी कि हम्म आप तो दशरथ हैं, अब आपका निर्णय है कि मैं जनता के बीच में रहूं। जी जंगल का राज का मतलब क्या हुआ? जनता के बीच में मैं रहूं। आपको लगा कि सत्ता में रहना मेरे लिए उचित नहीं है, तो आपके आदेश का मैं पालन कर रहा हूं, जी मैं जा रहा हूं जनता के बीच में, जन विश्वास ले रहा हूं, जनता के बीच में ही मैं रहूंगा। तो ये बातें लोगों को बहुत अपील कर रही है और बिल्कुल आप सही करें, मैं सहमत हूं कि राजद के मंच से जी भाषणों के जो अंश होते थे, रैलियों में जो हुड़दंग होते थे, जो लाठी घुमाया जाता था, जो मुरेठा बांध करके और तरह तरह के एक तरह से माने प्रभोग करने की कोशिश की जाती थी, इधर देख रहे हैं कि हाँ तेजस्वी जी की सभाओं में कोई इस तरह की बातें नहीं हो रही है। बिल्कुल स्थिरता स्थिरता के साथ बिहार की लाचारी, फटेहाली, जी बेबसी, गरीबी, अब इस पर बात हो रही है, नौजवानों के भविष्य पर बात हो रही है, एक विजन पर बात हो रही है कि क्या बिहार वहीं ठहरा रहेगा जी या विजन के अभाव में बिहार वहां ठहरा हुआ है। अगर आप बिहार की बेहतरी चाहते हैं तो व्यवस्था को बदलनी होगी, सरकार को बदलनी होगी। तो बड़े एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह तेजस्वी अपने मंचों से इशारा कर रहे हैं। उसी जी में मैंने कहा ना कि कहा जाता था कि हाँ भीड़ तो है, लेकिन ये भीड़ एम्बाई का है। अब ये बिल्कुल भीड़ एम्बाई की नहीं है, ये भीड़ ए टू जेड की भीड़ है। ये भीड़ हम्म वोट में तब्दील करेगी कि नहीं करेगी मुझे नहीं पता है। ये भीड़ वोटर है या ये भीड़ तेजस्वी को सुनने आ रहे हैं, ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन मंचों से तेजस्वी के भाषण, और जितने देर तक भाषण हो रहे हैं उतने देर तक लोग बड़ी जी संख्या में
सुन रहे हैं, रात रात भर इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा इनकी सभा, इनका कारवां यहां से गुजरने वाला है, अब यहां सभा होने वाली है, हम सुन लेंगे तब जाएंगे। और उनकी सभाओं में जो बातें हो रही है लोगों को कनेक्ट तो कर रहा है, इसलिए कि इन्होंने प्रॉमिस नहीं किया बल्कि प्रॉमिस को पूरा करके दिखाया। बिहार वासियों के साथ, नौजवानों के साथ जो पूरा किया, उन्होंने कहा कि अगर हमें पूरा मौका मिलता तो जो वादा किए थे हम उसको इंप्लीमेंट करते, एग्जीक्यूट कर देते। तो कहा जाता है कि कोई भी नेता की तभी बात मानी जाती है जब वो केवल बोलता ही नहीं है बल्कि जब वो सत्ता में होता है तो उसको करके भी दिखाता है। तेजस्वी जी शायद एक मौका मिला और इन्होंने करके दिखाया, तो इनकी बातों को पूरी गंभीरता के साथ बिहार का नौजवान और बिहार के लोग ले रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। संजय जी ठीक आपने कहा। देखिए मुझे याद है कि पहले जब राजद की रैलियां होती थी, यात्राएं होती थी, तो डर के मारे दुकानें बंद हो जाती थी और लोग वसूली करना शुरू कर देते थे, इतना चंदा दो, और यदि दुकानें खुली रह गई तो उसे लूट लेते थे। यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लूट लिया, वहां से ये लूट लिया। लेकिन इस बार ये भय का वातावरण नहीं दिख रहा है। और रात को 2 बजे तक जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं, यदि हम चुनावी परिप्रेक्ष्य में कहें, जैसा हमने कहा कि लोकसभा चुनाव का परिदृश्य अलग होगा, फिर भी जो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार आ गए, अब तो बिहार में लड़ाई बची ही नहीं बची, 40 में 40 सीटें। और लोग कह रहे थे कि हर लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन तेजस्वी जिस तरीके से आकर्षण के केंद्र में आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लड़ाई होगी? जीत भले हो, लेकिन लड़ाई कठिन होने जा रही है। देखिए एबीपी और सी वोटर ने, आज तक और सी वोटर ने सर्वे में कहा कि 32 सीटें एनडीए को, 8 सीटें के मतलब, 8 सीटों का मतलब यह है कि 7 सीटों का नुकसान होगा। और देखिए हमने पोल एक्सपर्ट के साथ पोल सर्वे कराया था, ओपिनियन पोल कराया था, उनका कहना था कि 35 से स्टार्ट होगा। तो तेजस्वी क्या फिर से बिहार में लोकसभा चुनाव में संघर्ष को लाते दिख रहे हैं या लड़ाई एक तरफा है? नहीं, तेजस्वी जी ने चीजों को लड़ाई में ला दिया है। और मैंने कहा ना कि जो अर्थमेटिक की बात की जाती थी कि भाई एक बस इनके साथ तो बस यही एक कॉम्बिनेशन है, माई कॉम्बिनेशन है, और इस माई कॉम्बिनेशन के भरोसे ये बहुत कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे नहीं। सी वोटर जैसे ही गठबंधन टूटने के बाद भी तो इनके हिस्से में, ठीक है, एक रिटेन करेगी अगर कांग्रेस की सीट, तब भी तो इनको फायदा हो रहा है ना, 8 सीटों का तो फायदा हो रहा है। अगर 40 की बात मान लिया जाए, 32 एनडीए को भी वो सी वोटर दे रहा है, तब भी तो इनको 8 सीटों का फायदा हो रहा है। 7 सीटें इनके हिस्से में आ रही है, एक सीट कांग्रेस रिटेन भी करती है तो 7 सीटों का फायदा तो हो रहा है। दूसरी बात, पिछले चुनाव में भी कुछ सीटों पर, अब जहानाबाद की सीट, अब जहानाबाद की सीट पर कितना वोट से ये हारी थी आरजेडी सबको पता है, और चंद्रवंशी जी कितना आरोप तो ये लगा था कि प्रशासनिक 1751 क्षमता का इस्तेमाल का प्रयोग करते हुए सुरेंद्र यादव को हराया गया। 1751 मतों का फासला था और तब माले भी अलग लड़ा था और करीब करीब 30,000 वोट उसने काट लिए थे। और तेज प्रताप के समर्थन वाले एक उम्मीदवार भी चंद्र प्रकाश लड़ गए थे, जिन्हें शायद 7,755 मत आ गए थे। तो अब जहानाबाद की आपने बात कर दी, और यदि माई बाप की पार्टी बना रहे हैं, यदि तेजस्वी ने कुछ और खेल कर दिया, तब तो कुछ और ही स्थिति हो जाएगी संजय जी। नहीं, उसी खेल के तरफ मैं इशारा आपको करना चाहूंगा। जो मुझे खबर मिल रही है कि जिस तरह से सीटों की भागीदारी को लेकर के तेजस्वी जी एक संतुलन बनाने जा रहे हैं कि हम अगड़ा को भी देंगे, पिछड़ा को भी देंगे, दलित को भी देंगे, ईबीसी को भी देंगे, और अगर इस खेल में ये कामयाब हो गए तो हम समझते हैं कि तस्वीर कुछ और होगी। एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी के खिलाफ है, इसको लोग माने नहीं माने, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है। ठहर करके किसी से पूछिए कि भाई क्या आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आपके बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर रहें? क्या आप उनके नेतृत्व में चाहते हैं कि और मजबूत हो बिहार? तो एक सीधा जवाब मिलता है
कि नहीं अब नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं, नीतीश कुमार जी अब उस तरीके से, उस मतलब गति तेजस्वी से, यादव उस लोग कह रहे ऊर्जा हैं से कि बिहार का मतलब निर्माण अब नहीं तेजस्वी कर यादव रहे। लोग कह रहे हैं कि थके हुए तो मुख्यमंत्री इसका है, मतलब, उस पर जनता भी मुहर लगा रही है। ये इसलिए मुहर लगा रही है कि चूंकि बहुत तेज गति से चीजों को, मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। तेजस्वी जी के सत्ता से हटने जी के बाद अखबार आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, छोटे छोटे इवेंट्स के लिए एक बिल्कुल एक हादसा पेज का नीतियां, विज्ञापन देने की जरूरत क्यों पड़ रणनीतियां। गई? वो जेडीयू, हाँ वो हाँ वो जो जेडीयू जो विज्ञापन देती नहीं थी, अब छोटी छोटी चीजों के लिए फुल पेज का जी विज्ञापन आ रहा है भाई। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? किसको भरोसा विश्वास दिलाना चाहते हैं? अगर आपके पास 17-18 सालों का काम है लोगों के पास जाने का, तो फिर इतने एक एक पेज का जी विज्ञापन की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका मतलब है कि जो चीजें हैं, जनता जो बोल रही है उसमें दम है। दूसरी चीज, आप उम्मीदवार जो खड़ा करेंगे, तो आपके यहाँ चाहे लोग भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, चिराग पासवान हो या पशुपति कुमार पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जी जीतनराम मांझी हो, क्या इसमें संतुलन वो आप तो बैठा संजय पाएंगे? जी, क्या उसमें वो तो बगावत की सीटों बू की नहीं आएगी? झपटमारी अभी से दिखाई पड़ रही है। अभी आप देखिए ना, बिहार में सवर्णों की आबादी, हिंदू सवर्णों की आबादी करीब करीब 10% है। सभी को जोड़ लेते हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, और सीटें हैं 40। 13 सवर्ण सांसद हैं, हिंदू सवर्ण सांसद हैं। 7 राजपूत, राधा मोहन सिंह, जनार्दन सिंह सिकरीवाल, राजीव प्रताप रूढ़ी, कविता सिंह, सुशील कुमार सिंह, आर.के. सिंह, बीना देवी। यदि हम भूमिहारों की बात कर लें, ललन सिंह, चंदन सिंह, गिरिराज सिंह। कायस्थ की बात कर लें, रविशंकर प्रसाद। ब्राह्मण की बात कर लें, अश्विनी चौबे, गोपाल ठाकुर। 13, आबादी 10%, हिस्सेदारी 33%। और अब इसे भी बढ़ाने के लिए देखिए, जेडीयू ने 2019 में बीजेपी के साथ रहते हुए किसी ब्राह्मण को नहीं लगाया, लेकिन इस बार सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। 2019 में लोजपा ने, रामविलास पासवान भी जिंदा थे, तब किसी ब्राह्मण को नहीं लड़ाया। अब इस बार राजू तिवारी को लड़ाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं चिराग पासवान, तो 2 ब्राह्मण बढ़ रहे हैं। और देखिए, पता नहीं राजपूतों में इतनी दावेदारी है संजय जी, 7 तो हैं ही, लग रहा है 10 का, मतलब 10 तक पहुंचना चाहते हैं, ये हो नहीं पाएगा। अब आप देखिए लवली आनंद शिवहर से। अब देखिए, कहा जा रहा है पूर्णिया में कि यदि पप्पू यादव इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हो रहे हैं, करीब करीब बात तय है, तो पप्पू यादव से मुकाबला संतोष कुशवाहा नहीं, पप्पू सिंह ही कर सकते हैं, जो 2 बार सांसद वहां से रहे भी, पप्पू यादव को हराया भी था। तो अब देखिए सबन वहां भी। देखिए, बांका के बारे में कहा जाता है कि जब बिहार में महागठबंधन था, तो बीजेपी ने पुतुल देवी को, दिग्विजय सिंह की पत्नी, दादा की पत्नी को चुनाव लड़ाने का वायदा किया था। तो ये सबन, और जैसा आपने कहा कि भाई जहानाबाद बिल्कुल वल्नरेबल सीट है। महागठबंधन में वह जेडीयू की सबसे सिक्योर सीट थी, और आज एनडीए में सबसे खतरे वाली सीट हो गई है। और जिस तरीके से भोला शर्मा, अरिस्टो फार्मा वाले, किंग महेंद्र के भाई घूम रहे हैं, बिना सांसद, बिना विधायक, बिना विधान पार्षद रहे हुए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तराजू बीच में है, किधर बैठ जाएंगे पता नहीं, हसरत है। तो सीटों की झपट मारी तो है, और किस तरीके से एनडीए में संतुलन बैठाया जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार महाबली सिंह को खो रहे हैं, एक कुशवाहा सांसद, एक दलित सीट खो रहे हैं गया में। तो कहाँ कौन लेगा, क्या नहीं लेगा। और अब समय भी कम बच गया, 2 तारीख को प्रधानमंत्री को आना है, 5 तारीख को होम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो ये तो है, तना साफ साफ दिखाई पड़ रही है संजय जी। अरे बिल्कुल साफ है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई आपका परसेंटेज, अब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद तो चीजें स्पष्ट हो गई। नीतीश कुमार जी ने ही ट्रांसपेरेंट कर दिया। अगर मान लिया जाए कि तो क्रेडिट हम उन्हीं को लोग, जाता है, तो 33% तो जी, अभी भी भागीदारी लिए हुए बैठा हुआ है स्वर्ण ना। हम्म, अब वो 33% से भी संतुष्ट नहीं है,
वो कहता जी। है कि नहीं, अब हमको 40% की हिस्सेदारी चाहिए। हर सीट ओह! के बारे में दावेदारी करता है कि नहीं, वहां तो हम लड़ेंगे, जी। हम एनडीए के उम्मीदवार होंगे, हुँ। क्योंकि लगता है कि एनडीए में हम कंफर्टेबल होंगे। जी। आप पहले हिस्सेदारी तो तय कर लीजिए, एक। दूसरी बात, जो 36% ईबीसी की बात आप करते हैं, तो हाँ, उन्हें 36% ईबीसी की उन्हें हाँ, हिस्सेदारी उन्हें कहां होगी? 6 रिजर्व सीटें हैं। जी, बिल्कुल। रिजर्व सीट पर भी बहुत खेल होगा। रिजर्व सीट पर भी भाई, हुँ। अगर गोपालगंज सासाराम को देखा जाए, अगर अगर कुछ देखा जाए। समस्तीपुर को देखा जाए, जमुई को देखा जाए, हाजीपुर को देखा जाए, तो हाँ, तो जो इन सीटों पर देख लीजिए कि पहले तो जी, चाचा भतीजा के बिल्कुल। बीच में सामंजस्य बैठता है कि नहीं बैठता है। फिर जेडीयू कहां लड़ेगी? गया हुँ। की सीट अगर जीतनराम मांझी के खाते में चली क्या जाएगी, अकेले तो गोपालगंज आखिर जेडीयू देखिए को कहां से गोपालगंज का लड़ाया भी वजन जाएगा? है, गोपालगंज का क्या भी वजन जेडीयू है। को आप, हाँ, इसलिए कि जी। गोपालगंज हुँ, को हुँ। भाजपा मानती है कि हमारा नेचुरल सीट है। तो क्या गोपालगंज की सीट नहीं, जेडीयू को जेडीयू के देकर पास के तो भाजपा अपने नहीं, को किनारे गोपालगंज कर भी लेगी? जेडीयू के पास ही है। गोपालगंज सासाराम की तो सीट पर पहले भी, बीजेपी के पास थी, 2019 में जेडीयू के पास आ गई थी। गोपालगंज के बारे में खबर यह है संजय जी कि चिराग अपने एक परिवार के सदस्य को वहां चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वे जमुई शायद छोड़ दें। हाँ, क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा है कि हम लड़ाना 4 चाहते पर लड़े या 5 पर लड़े या 6 पर लड़े। ठीक है? जो सीटें उन्हें मिलेगी। यदि हमने 2 को नहीं लड़ाया अपने परिवार से, तो पता नहीं भविष्य में भी मेरी पार्टी तोड़ दी जाए। तो उनके सामने यह भी संकट है। वे इस हैं। संकट से भी जूझ बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए उनकी मजबूरी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो वहाँ फँसा है चाचा-भतीजा में कि हाजीपुर किसका? बिल्कुल। अभी चिराग जी, पासवान कुछ दिन पहले भावुक हो रहे थे जमुई में, और उन्होंने कहा कि नहीं, जमुई तो हुँ, के साथ मेरे रिश्ते हैं, ठीक है, मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करूं ना जी, करूं। हुँ, अभी एक केंद्रीय विद्यालय के बिल्कुल, उद्घाटन के क्रम में वो बहुत भावुक हो गए। तो वो हुँ, भावुकता बता रही थी कि वो जमुई नहीं लड़ने जा रहे हैं। अगर वो जमुई नहीं लड़ने जा रहे हैं, जी, तो क्या वो हाजीपुर से उनको कन्फर्म कर दिया गया है? और हुँ, पशुपति कुमार पारस ने जो अभी सभा की, तो उन्होंने कहा हुँ, कि रामविलास पासवान जी ने तो ये सीट हमें जी, सौंपी थी, हम कहां हाजीपुर छोड़ के जाने वाले हैं। तो क्या वही चाचा सब और भतीजा का जो मामला है वो सलट हुँ, गया? हुँ, क्या दोनों तो हाजीपुर लड़ नहीं हुँ, सकते हैं? तो उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? और अगर समस्तीपुर, क्या प्रिंस राज का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर सारी सीटें लोजपा, चाहे वो सूरजवंशी पारस को जी नाराज़ का नहीं कर ग्रुप हो सकते हैं। चाहे चिराग जी का ग्रुप हो, तो सूरजवंशी को सारे चिराग सुरक्षित भले सीट नाराज़ कर दे, पारस नाराज़ नहीं कर सकते हैं। तो केवल क्या इनके हवाले कर दिया जाए? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आखिर जी, फिर और लोजपा जेडीयू कहां लड़ेगी और बीजेपी कहां जी, लड़ेगी? सुरक्षित सीट पर भी सवाल है। सुरक्षित सीट पर, अब देखिए वाल्मीकि जी, नगर की सीट पर जिस तरह से राजू तिवारी अपना दावा कर रहे हैं, हुँ, तो चिराग पासवान के हिस्से में कितनी सीटें होंगी? जी, और जो खबरें अंदर से आ रही है, बहुत मजबूती के साथ जेडीयू कह रही है कि 16 सीटिंग है जी, हमारा, ये बात भी आ 16 पर रही तो है। हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम तो 14 की ही बात तो कर रहे अगर हैं, लेकिन 16 कहा जा पर, रहा है, देखिए मुझे भी जेडीयू के एक जी, वरिष्ठ नेता ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी आप नोट कर लीजिए 16 से कम सीटें नहीं होगी। हालाँकि मुझे अब भी विश्वास नहीं होता है। मेरी जानकारी दिल्ली में यही थी कि 14 सीटें 15वीं सीट एक माँग रहे हैं मुसलमान को लड़ाने के लिए। लेकिन उसमें भी कोई नई जानकारी आई है, उसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन कल रात मुझे जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा 16 से कम नहीं होगा और मेरा समझौता सिर्फ बीजेपी से है। बाकी चिराग पासवान, बाकी पशुपति पारस, बाकी उपेंद्र कुशवाहा, बाकी जीतन राम मांझी, इन्हें सबको बीजेपी को समझना है। देखिए जेडीयू जी, के इस दावे में थोड़ा दम हमें भी लगता हुँ, है, क्योंकि किसी भी कीमत पर जी, जेडीयू को बीजेपी नाराज हुँ, नहीं करेगी, किसी भी कीमत। परिणाम नीतीश कुमार जी क्या देंगे, वो 35 देंगे, 34 देंगे, 38 जी, देंगे, 39 देंगे, 40 देंगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन इस मामले में अगर नीतीश कुमार जी हुँ, ने कोई इस तरह का कोई कमिटमेंट करा लिया होगा कि हमारी सीटिंग जी, सीटों पर आप कोई इधर उधर नहीं हुँ, करेंगे, तो हुँ, नीतीश कुमार अड़ने वाले आदमी है, वो अड़ेंगे। हुँ, तो अगर 16 सीटों पर ये अड़ ही गए और बीजेपी
तैयार हो गई तो बीजेपी अगर 17 सीटों पर भी लड़ लेती है तो 33, तो 7 सीटों पर क्या ये पारस जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और भी मुकेश सहनी के लिए भी दरवाजा खोल के रखा गया है कि भाई अगर वो आते हैं तो चलिए एक आध सीट उनको भी हम लोग दे ही सकते हैं। तो 7 सीटों में क्या ये सलट लेंगे? वहीं पर बगावती तेवर होगा। अगर 43 पर नीतीश कुमार जी आए विधानसभा चुनाव में, उसके कारण यही थे कि जेडीयू और बीजेपी के कई उम्मीदवार को बागी उम्मीदवार के रूप में चिराग पासवान ने टिकट दिया। अगर इनके ही बागियों को लड़ाने में तेजस्वी जी कामयाब हो गए कि ठीक है, हमको बीजेपी को हराना है, हमको एनडीए को हराना है, हमको जेडीयू को हराना है, ठीक है, हमारा आदमी नहीं लड़ेगा, आप ही लड़ लीजिए और हमारा समर्थन आपके साथ है, तब तो फिर खेल की तस्वीर कुछ और हो जाएगी। करती है और ऐसा पार्टियां करती रही है। नहीं, हमने ऐसी पार्टियां करते रही है यूपी में देखा है कि भाई देखिए आप तो चिंता सिर्फ सामने लड़ने वाला दूसरा उम्मीदवार नहीं होता है, तीसरा जो वोट काट रहा उम्मीदवार होता है उससे भी बीजेपी संपर्क में रहती है, तुम अधिक वोट काटो। तो तेजस्वी ऐसा खेला कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तेजस्वी यादव के पास संसाधन भी हो गए हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो तेजस्वी जी इस खेल को बहुत ही स्मूथली धार देंगे, कहेंगे कि आप लड़िए, बगावती तेवर आप अपनाइए और आप लड़ लीजिए। कुछ पार्टियों को भी जो मेरी जानकारी है कि उसके लिए उन्होंने तैयार कर लिया है कि आप अभी किसी, हाँ, आप किसी गठबंधन में मत जाइए। कुछ बागी उम्मीदवार हैं जो साधन संसाधन से भी मजबूत हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपना साधन भी आपको मुहैया कराएंगे, लेकिन हमको ये साबित करके दिखाना है। देखिए एक चीज और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि 400 पार, 370 पार, अगर 272 पर बीजेपी आकर के रुक गई और नीतीश कुमार जी की पार्टी 10 सीट अगर जीतने में कामयाब नहीं रही बिहार में, तो फिर तस्वीर कुछ और हो जाएगी। और तेजस्वी जी की नजर यही है कि नीतीश कुमार जी की सीटों को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बागी उम्मीदवारों को थोड़ा हम राशन पानी हवा दे करके और हम उनका वोट काट सकते हैं, इस पर उनकी नजर है। बिल्कुल सही कहा। बीजेपी ठीक बात है कि 400 पार जाना है, चलिए हम 400 पार भी मान लेते हैं, 401 हो जाए, 405 हो जाए, और बीजेपी कह रही है 370 हमें खुद आना है। तो आप अपने सहयोगियों को, 38 दलों की पार्टी है एनडीए, उन्हें आप सिर्फ 30 सीटें दे रहे हैं, 370 आप खुद जीत रहे हैं, 35 दे रहे हैं, जबकि आपके साथ नीतीश कुमार हैं, आपके साथ एकनाथ शिंदे हैं, आपके साथ अजीत पवार हैं, आपके पास जयंत चौधरी है, आपके पास अनुप्रिया पटेल है, आपके पास टीडीपी है। तो क्या आप अपने सहयोगियों से मात्र 30 सीटों का ही अनुमान लगाए बैठे हैं? तो इसका मतलब बीजेपी के मन में भी है कि हमारे सहयोगी बेहतर नहीं करने जा रहे हैं। एकदम एकदम है, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये गणित एक सामान्य आदमी भी जोड़ सकता है कि 400 पार में जब 370 आप ही का है तो बाकी के हिस्से में तो 30 ही बच गया ना। और ये 30 बच गया मतलब कि क्या आपके सहयोगी कोई परफॉर्म करके नहीं दिखाने जा रहे हैं? और जब परफॉर्म करके नहीं दिखाने जा रहे हैं तो क्या लगता है कि बीजेपी दांव लगाएगी कि इनके हिस्से में बहुत सारी सीटें छोड़ देगी, इसलिए कि ये चुनाव अगर नहीं भी जीतते हैं तब भी कोई बात नहीं है? ऐसा लगता नहीं है। चिराग पासवान अभी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। जो उनकी पार्टी के लोगों से मेरी बात हो रही है, अगर उनको संतुष्ट नहीं किया गया तो चिराग पासवान कोई भी निर्णय ले सकते हैं। चिराग पासवान पर भाजपा पूरी नजर रखे हुए है कि किसी भी कीमत पर हमको चिराग पासवान को नाराज नहीं करनी है। लेकिन चिराग पासवान को अगर नाराज नहीं कीजिएगा तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को बिल्कुल किनारे कर दीजिएगा? बाकी जो पशुपति कुमार पारस है किनारे कर दीजिएगा? और कुशवाहा समाज का तो वोट एक अपना है, जो उसको माना जाता है कि कुशवाहा समाज बड़ा ही गोलबंद होकर के, पोलराइज होकर के वोटिंग करता है।
तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी को एक सीट दे करके कह दीजिएगा कि बस एक सीट आपको मिलेगी, लड़ना है लड़िए, नहीं लड़ना है तो मत लड़िए? ऐसा होता तो एक अंदर से जो चीजें हैं कि उसमें कई उम्मीदवार, अब जैसे भोला शर्मा का नाम आपने बताया जहानाबाद से, मान लिया जाए हम लोग 1% मान लें कि भोला शर्मा अगर आरजेडी या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अगर जहानाबाद से हो, बिल्कुल, उसके बाद तस्वीर क्या होगी? साधन भी है, संसाधन भी है, और उनको जो सब वर्गों का अगर वोट मिलना शुरू हो गया तो वैसे में एनडीए गठबंधन का क्या हाल होगा? कई उम्मीदवार ऐसे हैं, तेजस्वी जी ने, और हाँ, और गुस्से में करीब 38 हाँ, बिल्कुल 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 कुमार को भूमियाल ने दे दिया था। तो यदि भूमियाल जागृत हो गए तो 10% 15% मत भी कर दिया तो फिर तो भोला शर्मा की लॉटरी लग जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा कि वहीं पर तेजस्वी जी के लोग काम कर रहे हैं कि कौन सी सीट हमें एनडीए को और कैसे हरानी है। इस बार वो तेजस्वी जी वो खेल, लालू जी थोड़ा इसे इतर राय रखते थे, वो कहते थे कि ये कैंडिडेट यही होगा, लड़ेगा यही, परिणाम जो हो। तेजस्वी कहते हैं कि नहीं, हम कैंडिडेट को लेकर के जिच नहीं करेंगे, हम यहां पर अपने को साबित करेंगे लोकसभा में कि एनडीए इतने मजबूत समीकरण के बाद भी, इतना मजबूत अर्थमेटिक के बाद भी हम उसको, आपको याद होगा कुढ़नी का चुनाव देख लीजिए ना, कुढ़नी के चुनाव में क्या हुआ? कुढ़नी के चुनाव का अर्थमेटिक तो साफ सब लोगों को दिख रहा था। जनता ने जब मन बना लिया तो फिर परिस्थितियां कैसे बदल गई और परिणाम सबके सामने है। ठीक है, अब बाद में दोष जिन पर पढ़ लीजिए कि इनकी वजह से हुआ, ऐसे हुआ, समीक्षा करते रहिए। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कैंडिडेट का चयन में अगर तेजस्वी जी ने सावधानी बरत ली, और एक बड़ा फैक्टर इनके साथ है सीपीआई-एमएल का फैक्टर। हर लोकसभा क्षेत्र में, हाँ, हर लोकसभा क्षेत्र में सीपीआई-एमएल का कैडर वोट है। ठीक है, सीपीआई सीपीएम कमजोर हुई है, लेकिन सीपीआई-एमएल के जो कैडर वोटर हैं वो वहीं खड़े हैं, वो तो एड ऑन होगा। और वो जब एड ऑन होगा जो पिछली बार नहीं था, और कैंडिडेट के चयन में अगर तेजस्वी जी ने थोड़ा सा त्याग कर दिया कि ठीक है एनडीए को हमको हराना है, ठीक है आप जीत जाइए चुनाव, पार्टी हमारी ही होगी, बैनर हमारा होगा, लेकिन एनडीए को हम यहाँ पर हरा करके साबित कर देंगे कि नीतीश कुमार जो एक फैक्टर बने हुए हैं कि यही किसी को सीट दिला सकते हैं और यही किसी को सीट से वंचित कर सकते हैं। शायद अगर तेजस्वी जी इस तरह का अगर स्ट्रेटजी जो सुन रहे हैं कि इस तरह की स्ट्रेटजी पर वहां काम हो रही है, अगर इसमें कामयाब हो गए तो दृश्य कुछ और हो सकता है। और वो जो सर्वे है 32 का, वो 32 का आंकड़ा भी एनडीए छू पाएगी कि नहीं छू पाएगी, थोड़ा इसमें हमको शक और माने डाउट की गुंजाइश लगती है। और बिहार की स्थितियां परिस्थितियां बदल रही है, जनविश्वास यात्रा का असर दिखने लगा है कि बिहार में चुनाव बीजेपी और जेडीयू के लिए निष्कंटक नहीं है, एनडीए के लिए संघर्ष है, मुकाबला होना है। और मुकाबला जब इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार तय होंगे और जिस तरीके से उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया चल रही है, कठिन चुनाव की तस्वीर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। आगे भी हम चर्चा करेंगे और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।